पेड़ के परिचय के बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन आंसर किसी को रटना नहीं है, बस जैसे हम करवा रहे हैं आपको वैसे ही करना है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, इज द स्पीकर अफेयर्ड ऑफ डेथ। क्या जो स्पीकर है, राइटर है, क्या वो मृत्यु से डर गया? बोलिए यस या नो। नो यानी कि सबसे पहले आपको आंसर देना होगा नो। नो द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ। यहां तक में हो जाएगा। तो इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? क्या बोले हम? नो द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ। यहां तक में किसी को कोई कष्ट? चलिए एक लाइन आपने बनाने के लिए इसमें सीख लिया। और खुशी का बात यह है कि इस चैप्टर में सबसे वीवीआई प्रश्न यही है जो आपका अभी तक में 5 बार पूछा जा चुका है। 2011 से 22 तक के बीच में 5 बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला लाइन में आपको आंसर क्या बोलना है? नो द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ। हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम देखिए लंबा चौड़ा करके कैसे बनाते हैं, तो बात समझिए। जो स्पीकर है, जो ऑथर है हम लोग का, क्या नाम है उनका? रूपर्ट ब्रूक। कोई नहीं पढ़ता है तब घर में जाकर के, सब पीछे का वीडियो जा करके देखिए और आराम से पढ़िए। राइटर का नाम क्या है? रूपर्ट ब्रूक। तो रूपर्ट ब्रूक क्या है? सोल्जर है। वो एक क्या है? सेना है। उनका कुछ विश है। विश मतलब इच्छा है। क्या इच्छा है? कि यदि वो विदेश का भूमि पे मर जाता है तो उनका बॉडी को वहीं पे ब्राइट कर देना चाहिए, मतलब वहीं पे दफना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब इंग्लैंड का ब्रेव आर्मी, मतलब इंग्लैंड का जो ब्रेव सेना है, बहादुर सेना है, वो उस भूमि को क्या कर लेगा? कंस्क्वायर कर लेगा, मतलब कब्जा कर लेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? हिंदी समझ में आया? तब इंग्लिश आप लोग को समझ में आ जाएगा। कैसे बोलना है फिर से समझिए, केवल हिंदी हम बता रहे हैं पहले। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या स्पीकर मृत्यु से डर गए हैं? तो आपको बोलना है नहीं, स्पीकर मृत्यु से डरते नहीं हैं। स्पीकर जो है, राइटर जो है, वो एक सैनिक हैं। उनका इच्छा है कि यदि वो विदेशी भूमि पर मर जाते हैं तो उनका जो बॉडी है वो उसी भूमि पर दफना दिया जाए, क्योंकि उनको विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इंग्लैंड का जो ब्रेव आर्मी है वो उस भूमि पर क्या कर लेगा? कब्जा प्राप्त कर लेगा। समझ में आया? हिंदी समझ में आ गया? अब देखिए इंग्लिश में इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। देखिए सबसे पहले तो बोलना है नो द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ। अब यहां आइए, देखिए द ऑथर इज अ सोल्जर। द ऑथर इज ए सोल्जर, मतलब ऑथर क्या है? एक सैनिक है, जिनका विश है कि, यानी कि जिसका इच्छा है कि द ऑथर इज ए सोल्जर, हिज विशेज डेट, मतलब उनका विश है कि, उनका इच्छा है कि का इंग्लिश क्या होता है? डेट। हिज विशेज डेट मतलब उनका इच्छा है कि यदि वे दुश्मन, देखिए एफ एफ मतलब आप याद रखिएगा फॉरेन फील्ड, एफ एफ मतलब फॉरेन फील्ड। यदि वे दुश्मन के भूमि पर लड़ाई करते हुए मर जाते हैं तो उनको दुश्मन के ही भूमि पर, यानी कि विदेशी भूमि पर ही क्या किया जाए? दफना दिया जाए। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब इंग्लैंड का आर्मी उस भूमि को क्या कर लेगा? कंस्क्वायर कर लेगा, कब्जा कर लेगा। हिंदी समझ में आ गया? देखिए इंग्लिश में कितना आसानी से आप बोल सकते हैं। तो क्या बोलना है सबसे पहले? नो द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ। हो जाएगा। फिर आपको बोलना है द ऑथर इज ए सोल्जर। द ऑथर इज ए सोल्जर, हिज विशेज डेथ, उनका इच्छा है कि, हिज विशेज डेथ, उनका इच्छा है कि इफ ही डाइड इन फॉरेन फील्ड, इफ ही डाइड इन फॉरेन फील्ड, इफ ही डाइड मतलब यदि वो विदेश के भूमि पर मर जाते हैं, इफ ही डाइड इन फॉरेन फील्ड ड्यूरिंग फाइटिंग, ठीक है, मतलब लड़ाई के दौरान। ड्यूरिंग मतलब क्या होता है? दौरान। और फाइटिंग मतलब मारपीट, लड़ाई पीट। तो इस पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है? तो हम इस पार्ट पे बढ़ेंगे। समझ में आया? द ऑथर इज ए सोल्जर, इसका हाथ में हम बंदूक देते हैं तो समझ जाइएगा क्या है ये? सोल्जर है। द ऑथर इज ए सोल्जर, हिज विशेज दैट इफ ही डाइड इन फॉरेन फील्ड, इफ ही डाइड इन फॉरेन फील्ड ड्यूरिंग फाइटिंग। हो जाएगा? ड्यूरिंग फाइटिंग। देन तो फिर his body must bride in foreign field,
his body bride in foreign field, यहाँ पे you साइलेंट है, his body bride in foreign field because one day the brave army of England will conquer them, या फिर conquer that land, मतलब भूमि। याद हो गया? इस पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है? इस पार्ट में दिक्कत आ रहा है तो इस पार्ट को ध्यान से देखिए। then his body bride in foreign field, then his body bride in foreign field because then his body bride in foreign field। समझ में आया? यहां तक में किसी को दिक्कत है? बिकॉज बोलते हैं then his body मस्ट भी आप लगा सकते हैं, bride in foreign field because one day the brave army of England will conquer that land। because one day the brave army of England will conquer that land, या फिर that field, है ना? चलिए हम इसका आंसर लिख दिए, आप लोग फटाफट इसका आंसर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग का इच्छा। अगला क्वेश्चन का आंसर ध्यान से समझिएगा। क्या है क्वेश्चन? इफ एट ऑल ही डाई इन द बैटल मतलब होता है युद्ध, यदि वो युद्ध के दौरान मर जाते हैं तो हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेम्बर, तो उन्हें किस प्रकार से याद रखा जाएगा? तो उन्हें एक ब्रेव आर्मी के तरह याद रखा जाएगा। ब्रेव मतलब ब्रेव आर्मी या ब्रेव हीरो, जिन्होंने अपना जीवन को फिनिश कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। किसके लिए? तो अपना मदरलैंड के लिए। मदरलैंड मतलब मातृभूमि। तो 2 नंबर का तो आसान है, एक बार फिर से समझिए। देखिए, द स्पीकर या रूपर्ट ब्रूक डाई इन द बैटल, he would like to be remember as। यहां तक किसी को दिक्कत समझ में आया? फिर से देखिए, he die in the battle, आप ही के जगह पे स्पीकर लगाइए, राइटर लगाइए या रूपर्ट ब्रूक लगाइए, आप लोग का इच्छा है। he die in the battle, he would like to be remember as brave army या हीरो। समझ में आया? ब्रेव आर्मी या हीरो। हु, जिन्होंने फिनिश्ड हिज लाइफ फॉर देयर मदरलैंड, जिन्होंने अपना जीवन को समाप्त कर दिया अपने मातृभूमि के लिए। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक में? समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए, क्या बोलना है आपको? ही डाई इन द बैटल, he would like to be remember as a brave army या हीरो। ए ब्रेव आर्मी और हीरो, और मतलब क्या होता है? या who finished his life for their motherland। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? चलिए स्पीड में इसको लिख लीजिए। जल्दी लिखिए। चलिए फटाक से इसका आंसर लिखिए। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड, मतलब कि किस प्रकार से विदेश का भूमि का कुछ भूमि जो है वो इंग्लैंड का हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको 1 नंबर के तरह ही कहना है। देखिए सबसे पहले आप बोलिएगा इफ
सबसे पहले आपको बोलना है इफ द सोल्जर ऑफ इंग्लैंड, इफ द सोल्जर ऑफ इंग्लैंड डाइड इन, इफ द सोल्जर ऑफ इंग्लैंड डाइड इन फॉरेन फील्ड देन, इफ द, फिर से सुनिए, इफ द सोल्जर ऑफ, इफ द सोल्जर ऑफ इंग्लैंड डाइड इन फॉरेन फील्ड देन, उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक बोलना है सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड, बिकाउज, उसका फिर आपको 1 नंबर का ही आंसर बिकाउज से लेकर के डेट लैंड तक या डेट फील्ड तक लिख देना है। उसके बाद आपका 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे आपको बोलना है कि इफ द सोल्जर ऑफ इंग्लैंड, इफ द सोल्जर ऑफ इंग्लैंड डाइड इन, इफ द सोल्जर ऑफ इंग्लैंड डाइड इन फॉरेन फील्ड देन, उसके बाद आपको यहाँ से सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड, बिकाउज because one day the brave armies of England conquered that land। बस आपका ये समाप्त हो जाएगा। आइए हम इस लेसन का आखिरी और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द मीन्ट बाय द फ्रेज ए पल्स इन इटर्नल माइंड, मतलब इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपल है, ये रेफर कर रहा है, रेफर टू ऑथर गुड टाइम लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड, फिर आपका लाफ्टर विथ फ्रेंड्स, रोमिंग एट द बैंक ऑफ इंग्लिश रिवर। देखिए अंतिम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। कहा जा रहा है व्हाट इज द मीन बाय द फ्रेज ए पल्स इन द इंटरनल माइंड, इसका मतलब क्या है। तो सिंपल आंसर है इसका, यहाँ पे आपको बोला द फ्रेज ए पल्स इन द इंटरनल माइंड रेफर टू ऑथर गुड्स टाइम, रेफर टू ऑथर गुड्स टाइम लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स, लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स, लाफ्टर विथ फ्रेंड्स, रोमिंग एट द बैंक ऑफ इंग्लिश रिवर, यानी कि इंग्लैंड का नदियों के किनारे घूमना, यही सब उसको क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। यहाँ पे आपका प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन का समरी को समझेंगे, जो कि काफ़ी आसान भाषा में आप लोगों को समरी दिया जाएगा। हिंदी टू इंग्लिश करके समरी आपको बताया जाएगा। उसके अगले वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। फिर ये लेसन आपको इस लेसन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।